जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी के एक और मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों हम आपको डेली 2 मॉक टेस्ट कराएंगे, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास कम है। यानी कि 74 में से 74 नंबर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड 2020, जेलर बोर्ड जेलर जेल बोर्ड में जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार परीक्षा सामान्य हिंदी, जो कि दोस्तों 20/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं व्याख्या सहित हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो बताएंगे भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत और वर्णमाला। तो दोस्तों ये भाषा की मूल इकाई है, आपकी आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है? आंसर है ध्वनि। ध्वनि। और भाषा की सार्थक इकाई क्या है दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई क्या है? तो उसे कहते हैं दोस्तों उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? उसको कहते हैं हम पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई क्या है? तो इसे शब्द कहते हैं। उस शब्द से छोटी इकाई क्या? इसे हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे जेल बॉर्डर, फायरमैन और घुड़सवार परीक्षा में। तो ऑप्शन ए है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन बी है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन सी सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। दोस्तों तो इसमें आपको विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो दुख के बाद दोस्तों आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बताएंगे वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी इनमें, ऑप्शन डी एक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक को। दोस्तों वह इनमें से एक को जानता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। वह इनमें से एक को जानता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? यानी कि कौन सा नहीं है, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। दोस्तों सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि किसका है दोस्तों? ये विशेषण का भेद है। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और आपका संबंधवाचक। ये होते हैं दोस्तों आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं? क्रिया के अलावा दोस्तों तो बताएंगे विशेषण, विशेष्य, कारक और विकृत अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए विशेषण के। दोस्तों विशेषण के क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेष शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। किसके? विशेषण के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोहन गांव का सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सोहन, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी देख रहा है, ऑप्शन डी मकान। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी देख रहा है। दोस्तों देख रहा है, देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया का भेद देख रहा है। जिस शब्द से क्रिया का जिस शब्द से किसी काम का करना या होना
समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है। आपसे पूछा सकता है क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। क्रिया क्रिया दोस्तों किसके अनुसार बदलता है? लिंग, रूप, वचन के अनुसार बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अव्यय। हजारों दोस्तों एक अव्यय शब्द है। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी अव्यय है। वाक्य में अव्यय, मेरा बेटा हजारों में एक है, इस वाक्य में हजारों शब्द अव्यय है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सभी पुल्लिंग बताने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए संचार, पालन, गिरबा, ऑप्शन बी मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, ऑप्शन सी पतलून, उलझाहट, आलुक्षता, ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों सभी पुल्लिंग शब्द हैं। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये सभी दोस्तों पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर असंगत युग्म हैं तो बताएंगे। बिल्ली, बिल्लियाँ, पेड़, पेड़ों, खंबा, खंबे, रस्सी, रस्सियाँ। असंगत बताना यानी कि गलत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड़ और पेड़ों। तो दोस्तों पेड़, पेड़ों वचन के आधार पर असंगत है, शब्द युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है। पेड़ का बहुवचन दोस्तों पेड़ ही होता है, पेड़ों नहीं होता। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? तो बताएंगे। हेतु हेतु भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है? संभव, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो दोस्तों आंसर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही भाववाच्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध सूचक, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं हम आंसर ऑप्शन नंबर सी कारक। तो चलिए कारक की एक बार विभक्ति हम याद कर लेते हैं। तो कौन सी दोस्तों? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये 8 होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कारक और उनके विभक्ति चिन्ह हमको बता देते हैं। चलिए कर्ता, तो कर्ता क्या क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह ने। कर्म को, कर्म को, करण, करण से, के लिए, से के द्वारा, करण के, करण से और के द्वारा, संप्रदान के लिए, क्या आएगा दोस्तों? संप्रदान के लिए, और अपदान से दोस्तों अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। और दोस्तों संबंध संबंध का की के, रा री री, ना नी ने, और अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
निम्नलिखित शब्द युग्म में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अंगूठा अंगुष्ठ, ऑप्शन बी। कुष्ठ कोण, ऑप्शन सी। छड़ छीन, ऑप्शन डी। काष्ठ काठ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगूठा अंगुष्ठ। दिए गए अंगूठा अंगुष्ठ अन्य विकल्प संगत है। इनमें से अंगुष्ठ का तत्सम स्वरूप दोस्तों अंगूठा तद्भव होता है। अंगुष्ठ का तत्सम एवं अंगूठा का तद्भव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। निम्नलिखित में से नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निकृष्ट, निर्भय, निर्भा और निर्दोष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, निकृष्ट। निकृष्ट निकृष्ट नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जबकि निर्भय, निर्भा तथा निर्दोष नि उपसर्ग से बने शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप में ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी पै, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी न अन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप। आप मिलाप में दोस्तों आप प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? यानी कि दोस्तों एक गलत है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। ऑप्शन ए ओचक अक्षर, ऑप्शन बी डाडडोल स्थिर, ऑप्शन सी झिड़कना पुचकारना काफिल और खबरदार। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर आपका असंगत हो जाएगा? तो दोस्तों आंसर है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डावाडोल अस्थिर। तो दोस्तों डावाडोल का सही विलोम युग्म होगा डावाडोल, स्थिर होगा अन्य सभी विकल्प गलत हैं दोस्तों। सही है, सॉरी गलत नहीं सही है। चलिए अगला देखते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द, अनिवार्य का विलोम शब्द ऑप्शन ए जरूरी, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी गैर जरूरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो अनिवार्य का विलोम शब्द होगा आपका दोस्तों वैकल्पिक, वैकल्पिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18। क्वेश्चन नंबर 18। कदर्प, पचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए कामदेव, ऑप्शन बी गौरीसुत, ऑप्शन सी बादी बासीधर, ऑप्शन डी यक्षराज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों किसके? कामदेव के, कामदेव के। तो गौरीसुत के पर्यायवाची देखते हैं। गौरीसुत के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? तो ये होता है गणपति, लंबोदर, गजमुख और मूषक वाहन। और यक्षराज के देख लेते हैं दोस्तों। यक्षराज के आपको कुबेर, धनद और धनपति। और दोस्तों आपका बच गया बादिसर। बादिसर के पर्यायवाची दोस्तों कौन से होते हैं? तो ये होता है गिरधर, गोपाल, मुरारी और माखन चोर। ये दोस्तों वागीधर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है आनंद का। तो बताएंगे मोद हर्ष, ऑप्शन बी अचल प्रमोद, ऑप्शन सी तनुज आमोद, ऑप्शन डी साल उल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोद और हर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी शेष, ऑप्शन डी हृदय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आकाश, आकाश, आकाश। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आकाश। आकाश शब्द अंतर का अर्थ नहीं है, जबकि दूरी, शेष और हृदय शब्द अंतर के अनेकार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ईश्वर का ईश्वरीय, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन, अज्ञान का अज्ञानता। तो बताएंगे दोस्तों असंगत पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी अज्ञान का अज्ञानता, अज्ञान का अज्ञानता। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान का अज्ञानता युग्म शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत युग्म अज्ञान का अज्ञानी होता, अज्ञानता नहीं होता, अज्ञानी होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यों के लिए एक शब्द।
तो बताएंगे मुकद्दम, बाज ऑप्शन बी, गवाह ऑप्शन सी, प्रतिवादी ऑप्शन डी, वादी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वादी। जो मुकदमा दायर करता है बाकियों के लिए एक शब्द, तो इसे कहते हैं हम वादी, वादी। तो बताएंगे सबसे पहले गिनने वाला, तो इसे कहते हैं अग्रणीय। जो इंद्रिय का विषय ना हो उसे कहते हैं अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक शब्द के लिए एक शब्द। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनुदान, अनुयायी, अनुपंथी और अनुभवी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुयायी। तो चलिए एक दो अनेकार्थक शब्द कर लेते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इसे कहते हैं हम अनुयायी। और अनुभवी किसे कहते हैं दोस्तों? अनुभवी कहते हैं हम वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव हो और प्राप्त क्या हुआ कहते हैं अनाहुत को। अनाहुत कहते हैं प्राप्त क्या हुआ। जिसकी आशा ना की जाए उसे कहते हैं अप्रस्तातीत। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं पूछा आपसे, तो बताएंगे ऑप्शन ए हल संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि। तो दोस्तों आपका आंसर तो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हल संधि नहीं है दोस्तों स्वर संधि का भेद, हल संधि नहीं है। तो बताएंगे हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है, शेष विकल्प स्वर संधि के भेद है। मूल रूप से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मूल रूप से स्वर संधि के तो दोस्तों ये होते हैं 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, आदि, वृद्धि और यड़। ये आपके 5 होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वर संधि के मूल रूप से कितने भेद हैं? तो ये होते हैं 5। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 25। यथाशक्ति में समास। बताएंगे ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्री, ऑप्शन सी अव्ययभाव। तो काफी आसान क्वेश्चन। यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास। जिस समास के पूर्व पद की प्रधानता और समासिक या समास पद अव्यय हो, वहां कौन सा समास होता है? तो उसे कहते हैं हम अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध, यानी कि दोस्तों 3 शुद्ध है, एक बताना आपको अशुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ऑप्शन बी, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। ऑप्शन डी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो दोस्तों इस तरह नहीं होगा ये, तो उसका हो जाएगा रात उसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ नहीं गया दोस्तों, हो गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 27। करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी जुगुप्सा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर सी, शोक। तो बताएंगे शोक हो जाता। तो कुछ हम आपको स्थायी भाव करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। श्रृंगार रस का रति हो गया। क्या? श्रृंगार रस का रति हो गया। वात्सल्य रस का वात्सलता हो गया। वीर रस का आपका उत्साह हो गया, उत्साह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंदों की गणना किससे की जाती है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। छंदों की गणना किससे की जाती है? तो बताएंगे ऑप्शन ए शब्द और वर्ण से, ऑप्शन बी धातु और स्वर, ऑप्शन सी वर्ण और मात्रा, ऑप्शन डी वर्ण और पंक्ति। तो छंदों की गणना किससे की जाती है? तो दोस्तों आंसर छंदों की गणना आपकी की जाती है, आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ण और मात्रा से। छंदों की गणना की जाती है वर्ण और मात्रा से। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
शेष महेश गणेश दिनेश शेषु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो यहाँ हो जाता है आपका अलंकार ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश शेषु जाकी निरंतर गावे में अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवर्ती बार बार, वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। आवर्ती का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जैसे कि हम आपको बताते हैं, मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो दोस्तों कौन सा हो गया इसमें आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये होया आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया में। अल्जीरिया में देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में। जैकी ओली का पूरा नाम, दरिदा का नाम है दोस्तों, दरिदा का नाम पूरा नाम है जैकी ओली दरिदा का जन्म सन 1930 में कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें अलौकिक विशेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। कहाँ के थे दोस्तों ये? फ्रांसिस थे। कब हुआ था जन्म? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। तो इसमें पूछा है लोकोक्ति का अर्थ बताएं। अशरफिया लूटे और कोयला पर मोहर। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी। ऑप्शन बी सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ होना जाना। ऑप्शन सी स्वाभिभाव दोष का किसी भी अन्य कारण से अधिक बढ़ जाना। ऑप्शन डी एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी। अगला क्वेश्चन नंबर 32। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। ऑप्शन ए घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन बी चट मंगनी पट बिया। ऑप्शन सी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन डी आम के आम गुठली को दाम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त काल। संयुक्त काल नहीं है। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। काल विभाजन आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। किसके द्वारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो चलिए दोस्तों आपको पता है पद्यांश तो आपसे पूछा ही जाता है पुलिस के एग्जाम में, तो देख लेते हैं। तो पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आंसर करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। मेरे एक मित्र बड़े विद्वान स्पष्टवादी और नीतिमान, वह इस राज्य के बहुत प्रिय बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से ही हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार हैं उतनी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में
भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान में ही कौन क्षमा कर रहा है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं। 5,000 वर्ष 5,000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पिता को क्षमा नहीं किया गया है। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं, अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे। अवस्था में ज्ञानी भी में प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महाउद्रंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाली नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मानसराम। तुम तो ना तीन में ना तेरे में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ना तीन में ना तेरे में मुहावरे का अर्थ ठीक लगता है। ऑप्शन ए धोखे में रहना, ऑप्शन बी बहुत ही महत्वपूर्ण होना, ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक सोचना, ऑप्शन डी किसी भी गिनती में न आना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी गिनती में न आना। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भर्तृता का क्या तात्पर्य है। तो बताएंगे निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली और विरोध। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा और तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लेखक की परेशानी का क्या कारण था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये है था तो लेखक और उनसे जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भीष्म पिता को क्षमा क्यों नहीं किया गया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट सेट के। तो इसी प्रकार दूसरा सेट भी हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। तो ये दोस्तों 20/12/2020 यानी कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। वो दोस्तों आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। जेल बॉर्डर, फायरमैन और घुड़सवार परीक्षा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम री एग्ज़ाम है, काफ़ी कठिन भी आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको तैयारी अच्छी करके जाना है। आपका एक भी नंबर नहीं हम कटने देंगे हिंदी प्लस जीके जीएस में। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 है हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। तो बताइए कितनी है। तो ये है दोस्तों हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं ऑप्शन नंबर सी 52। तो चलिए हिंदी भाषा की कुल लिपियां कितनी है 52। स्वर कितने हैं 11। स्वर कितने हैं 11। और व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन कितने हैं आपके दोस्तों। तो व्यंजन है आपके कितने हैं व्यंजन। तो ये आपको कमेंट बताना। दोस्तों कै वर्ग में कौन से आते हैं, कै ख गै घ और अण, इसे हम कंठे कहते हैं। च वर्ग में कौन से आते हैं, च छ ज झ, इसे हम तालव्य कहते हैं। ट वर्ग में कौन से आते हैं, मूर्धन्य ट ठ ड और अण। और दोस्तों त वर्ग में कौन से आते हैं, दंतेश कहते हैं इसे हम, त थ द और न।
और पै वर्ग में कौन सा आते हैं? ओष्ठ्य। पै वर्ग में दोस्तों आते हैं ओष्ठ्य, जिसे हम पै फै भै और मैं कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से हैं? य, रै और लै, बै। और उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? तो ये भी सै और है। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके? ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रै, ज्ञ और ऋ। और अयुग्वाह की संख्या कितनी होती है? तो ये आपके 2 होते हैं। कौन से? ए और अंगा। ये दोस्तों आपके अयुग्वाह हैं। और द्विगुण व्यंजन कौन से कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन भी आपके 2 होते हैं। कौन कौन से? अण और न, ये भी होते हैं दोस्तों। और आपके कुल वर्णों की संख्या इस प्रकार कितनी होती है? 52। कितने? 52। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही है। तो इसमें सही पूछा तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी चातुर्य। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चातुर्य। चातुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर और चतुर ये एक विशेषण शब्द है। कौन से? विशेषण शब्द है तीनों ये। चलिए मिठास, मधुरता और चतुराई ये आपके संज्ञा शब्द हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हरदेव बिहारी। दोस्तों हरदेव बिहारी नहीं दोस्तों, बिहारी है। और ऑप्शन सी है डॉक्टर दिम सिथ, ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर दीप सिथ्स, डॉक्टर दिम सिथ्स दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी 3। 3 है दोस्तों 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य वाक्य में 3 विशेषण हैं। कौन से? अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। कला का और सौंदर्य में 3 विशेष्य या संज्ञा पद हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाए उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिया कहते हैं। क्रिया। पढ़, पढ़ना, पढ़ से बनेगा पढ़ना। पहले दोस्तों हम धातु देखते हैं। धातु हो गई हमारे पढ़, और क्रिया हो गया पढ़ना, और प्रत्यय हो गया ना। दौड़ से हो गया दौड़ना, प्रत्यय हो गया ना। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है। जूता, आज, भीतर, यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये जूता अव्यय शब्द नहीं है। जूता अव्यय शब्द नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि आज, भीतर और यहाँ अव्यय शब्द हैं। अव्यय अविकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव न पड़ता हो उसे हम अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताएंगे नदी, टोपी, उदासी, पहिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये पहिया दोस्तों, पहिया। चलिए पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, पहिया आकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि टोपी, नदी, उदासी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म। तलवार से तलवारें, चूहा से चूहे, थैला से
थैला से थैले, मेहमान से मेहमानों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मेहमान से मेहमानों नहीं बनेगा दोस्तों, मेहमानों, मेहमान से मेहमानों असंगत है, जबकि मेहमानों असंगत है। तलवार से तलवार सही है, चूहा से चूहे सही है, थैला से थैले सही है। दोस्तों ये मेहमान से मेहमानों नहीं, मेहमान से मेहमानी सही है। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल के बारे में बताते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ ही समय पहले पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी सुन सकते हैं, एक बार वो बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो यानी कि सत्संग में जा चले गए फिर आ गए, उसके बाद मन को शांति मिली, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्म वाच्य, ऑप्शन बी भाव वाच्य, ऑप्शन सी कृत वाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य है। भाववाच्य है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इसमें भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। कर्म को करण से, अधिकरण का और अपादान से। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण का नहीं होता, मे पर होता है, तो मे और पर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आंसू, आँख, आशीष और अक्षर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो ये होगा तत्सम आपका ऑप्शन नंबर डी अक्षर। अक्षर, अक्षर का तद्भव क्या होगा, आखर और अक्षर। और दोस्तों आंसू का तत्सम क्या होगा, आंसू का आश्रु, आँख का अक्षी, आशीष का आशीष। कैसे, इस प्रकार लिखा जाएगा आशीष, तो ये इसका हो जाएगा, आंसू का हो जाएगा अश्रु, अश्रु। आँख का हो जाएगा आपका अक्षी। तो चलिए अगला देखते हैं, इस प्रकार आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षर का हो जाएगा आखर और अक्षर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, सभी शब्दों में। तो किस विकल्प में, ऑप्शन ए अपयश अनुशासन, ऑप्शन बी प्रत्येकता अनुदानित, लालवाव लापरवाह, पत्रकार वाहवाही। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी परित्यक्ता और अनुदानित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी अली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई बंगाली, ऑप्शन नंबर ए ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द से या जुड़े या पीछे होते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। उत्साह का तो बताएंगे वित्साह, निरुत्साह, हुतासाह, प्रोत्साह। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरुत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अमृत का विलोम शब्द। अमृत का विलोम शब्द ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष, होगा ऑप्शन नंबर डी विष। मधुर का हो जाएगा आपका मधुर का कटु और कर्कश। पीयूष का हो जाएगा आपका पीयूष का हो जाएगा आपका विष, विष।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रामू बेहद गरीब है। उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसका? गरीब का। निसार, निर्धन, निवार्द और निवृद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर बी निर्धन। नेक्स्ट, अपर्णा का पर्यायवाची शब्द, अपर्णा का पर्यायवाची शब्द, अपर्णा का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। पर्यायवाची शब्द औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो अपर्णा का पर्यायवाची शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये होगा पार्वती, पार्वती, पार्वती। तो औरत के पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि स्त्री के। स्त्री के पर्यायवाची स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला। आराधना के पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना के पर्यायवाची मेनका, देवला, अप्सरा। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20। आँख में अजन, दांत में मजन। वाक्य के प्रयुक्त अजन शब्द निम्न में से किस अर्थ का व्यक्त करता है? रात, काजल, लेप, माया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर बी, अजन का हो जाएगा काजल, ऑप्शन नंबर बी काजल। अली और अली, अली का एक अर्थ होता है भोरा और अली का अर्थ होता है एक सखी। अंश और अंश, अंश का अर्थ होता है एक का होता है कंधा, एक का होता है हिस्सा। दमन और दामन, दमन का अर्थ होता है दावन साड़ी और दमन का होता है किनारा। दर्शन का होता है दांत और दर्शन का होता है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं। सॉरी, हमने पहले ही आंसर ऑप्शन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समश्रुत अली अली शब्द का सही गुम अर्थ बताएं। तो दोस्तों अली अली का सही गुम अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोरा और सखी। एक अली का अर्थ हो गया दोस्तों भोरा, एक अली का अर्थ हो गया आपका सखी। इसी प्रकार कंधा का देखते हैं, कंधा का एक कंधा का हो गया दोस्तों, इस कंधे का हो गया अर्थ दोस्तों अंश, और इस हिस्सा का अर्थ हो गया दोस्तों आपका अंश। इस प्रकार, तो इसी प्रकार दमन, दमन का देख रहे तो इसका हो गया दामन साड़ी और दमन का हो गया दामन साड़ी और दामन का हो जाएगा किनारा। दर्शन का हो जाएगा एक दांत और दर्शन का हो जाएगा देखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 22। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ से यमुना निकलती है। ऑप्शन ए अस्ताचल, यमुनोत्री, गंगोत्री, उद्यानचल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है इसे कहते हैं गंगोत्री। पर्वत जिसके पीछे सूर्य उगता है उसे कहते हैं उद्यानचल। पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, पालतू, जंगली, अनेर और खूंखार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेर, अनेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, संधि विच्छेद। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते हुए प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन ए उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। ऑप्शन सी उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। ऑप्शन डी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस युग्म में अशुद्धि है? तो बताएंगे किस युग्म में अशुद्धि है? दाल रोटी, द्वंद्व समास, सत्सई द्विगु समास, आजन्म अव्ययभाव समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ष, यानी कि कर्मधारय समास। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा आपका अव्ययभाव समास। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन बताएंगे। महादेवी छायावादी कवित्री है। ऑप्शन बी, जब भी आप आओ मुझे मिले। ऑप्शन सी, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऑप्शन डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए आलंबन उद्दीपन। ऑप्शन बी स्थायी संचारी। ऑप्शन सी अनुभाव स्थायी। ऑप्शन डी आलंबन संचारी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये आलंबन और विभाव। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कमला में कौन सा गढ़ रूप है? कमला में कौन सा गढ़ रूप है? ऑप्शन ए जगड़। ऑप्शन बी रगड़। ऑप्शन सी मगड़। ऑप्शन डी सगड़। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सगड़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुद्दित महीपति मदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी उपमा अलंकार। ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, काव्य रीति के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 8। ऑप्शन डी 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये बताएंगे काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी 3। काव्य रीति के 3 भेद कौन कौन से? वेदर्भी, गोड़ी और पांचाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, होनहार बिरबान के होते हुए चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ऑप्शन ए है होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है। ऑप्शन बी होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है। ऑप्शन सी होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। ऑप्शन डी होनहार व्यक्तियों की प्रतिमा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होनहार व्यक्तियों की प्रतिमा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए बिल्ली को सजाना। ऑप्शन बी घंटी सुनने के मजे लेना। ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना। ऑप्शन डी बिल्ली को क्रोधित करना। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 33। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन डी 3। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 में। आंसर है 4 में। दोस्तों इस सेट में आपके दूसरे सेट में गद्यांश नहीं है, तो अगले सेट में हम आपके लिए पूरे गद्यांश लेकर आएंगे। तो बताएंगे आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 1900, आधुनिक काल 1900 से 1984। तो दोस्तों ये थे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? 4 में। तो इन 2 सेटों में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।